तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह सच्ची घटना जैसी कहानी दिल्ली से नैनीताल की एक रात्रि यात्रा पर आधारित है, जहां एक साधारण सी जीप सफर अचानक खौफनाक मोड़ ले लेती है। अंधेरी पहाड़ी सड़कें, बीच रास्ते में दिखाई देने वाले अजीब साए और एक ऐसी औरत जिसका अस्तित्व समझना भी मुश्किल है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो एक ही बात याद रखता है, रात के सफर में खिड़की से बाहर मत झांकना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल है, दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता हूं। उस साल दिवाली की छुट्टियों में सोचा कि घर वालों को सरप्राइज दे दूं। फैसला किया कि सीधा नैनीताल जाऊंगा। मां को बहुत दिनों से देख भी नहीं पाया था। बस यही सोचकर आनंद विहार से रात 10 बजे की एक शेयर्ड जीप पकड़ी। दिल्ली की भीड़ पीछे छूटते छूटते रात और गहरी होती जा रही थी। जीप में पहले से कुछ लोग बैठे थे। 2 लड़के जो आपस में दबे स्वर में हंसते बतियाते थे, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा और आखिर वाली सीट पर काली शॉल ओढ़े एक औरत जिसके हाथ में लाल पोटली थी, जैसे किसी मंदिर में चढ़ाने वाली हो। वह एक पल को भी ऊपर नहीं देख रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ, आवाज बंद। ड्राइवर था महेंद्र, दुबला पतला, लेकिन आंखों में रातों का तजुर्बा साफ झलकता। इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, बीच सफर में खिड़की से बाहर मत झांकना। मैंने हंसकर कहा, क्यों, नीचे खाई में भूत बैठे होते हैं क्या? वह हंसा नहीं, एक पल को गर्दन मोड़कर मेरी आंखों में गहराई से देखा। पहाड़ की रात कुछ और ही होती है। ऊपर से इस रास्ते पर कई लोग गायब हुए हैं। मेरा हंसना वहीं थम गया। दिल्ली की रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई। हाईवे सुनसान हो चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा। बस जीप की हेडलाइट्स सड़क पर लंबी सी पीली लकीर खींचती जा रही थी। कुछ समय बाद 2 लड़के ठंडी हवा के मजे लेते हुए खिड़की खोलने लगे। महेंद्र ने जोर से कहा, खिड़की बंद करो, कह दिया ना, बाहर नहीं देखना। लड़के चौंक कर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्यों भैया, हवा भी नहीं खींच सकते? उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। महेंद्र ने दांत भींचकर जवाब दिया, इस रास्ते पर जो आवाज देता है ना, वो इंसान नहीं होता। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पीछे वाली औरत की तरफ देखा। वह पोटली को और कसकर सीने से लगा चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब भी चेहरा नीचे, आवाज बंद। बूढ़ा आदमी जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, धीरे से बोला, आज अमावस की रात भी है। पहाड़ की देवी के इलाके में आदमी को बहुत सावधान रहना चाहिए। जीप के भीतर का माहौल अब भारी हो चुका था। हम दिल्ली सीमा पार कर चुके थे। इधर उधर कोई सड़क लाइट नहीं, सिर्फ अंधेरा और पहाड़ों की चुप्पी। कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी डराने लगती। लगभग 1.5 घंटे बाद अचानक महेंद्र ने ब्रेक मार दिए। जीप झटका खाकर रुक गई। अबे क्या हुआ? लड़कों में से एक चिल्लाया। महेंद्र कड़क आवाज में बोला, सब खामोश, बाहर किसी को मत देखना। मैंने घबराकर शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे नीचे करने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ सड़क के किनारे किसी की परछाई जैसी कुछ हल्की सी हरकत दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे हेडलाइट की रोशनी उसके पास जाती, वो पीछे हट जाता, जैसे चुपचाप हमें देख रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी है क्या? मैंने धीरे से पूछा। महेंद्र के चेहरे पर घबराहट उभर आई। वो आदमी नहीं, अगर आदमी होता तो पास आ जाता। तभी अचानक किसी ने जीप के बाईं तरफ कांच पर जोर से ठोक दिया। थक। सब उछल पड़े। कोई दिखा नहीं, लेकिन फिर एक और थक, इस बार पीछे की ओर। औरत ने पोटली को और कसकर पकड़ा और धीमे धीमे कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगी। लड़के घबराकर बोले, भैया आगे बढ़ो ना। महेंद्र ने गाड़ी का गियर डाला और अचानक तेजी से जीप दौड़ा दी। पीछे से जैसे कोई दौड़ता हुआ आवाज कर रहा था, घुटी सी भारी सांसों वाली आवाज। लगा जैसे किसी भयानक जानवर ने हमारी जीप का पीछा कर लिया हो। मैंने खिड़की से थोड़ा सा झांकने की कोशिश की और दूर एक काली आकृति को देखा। 4-5 सेकंड बस झलक मिली, लेकिन उस एक झलक ने मेरा खून जमा दिया। वो इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं था। लंबा, बहुत लंबा,
उसके पैर जमीन छू ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैरता हुआ हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। काफी देर बाद जब आवाजें बंद हुईं तो मैंने धीरे से आंखें खोली। सड़क अब समतल और थोड़ी रोशनी वाली दिख रही थी। शायद किसी कस्बे के आसपास पहुंच चुके थे। महेंद्र की सांसें अभी भी भारी थीं। उसने कहा, मैंने तुम सबको आगाह किया था, ये रास्ता रात को ठीक नहीं, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में आदमी सब कर लेता है। बूढ़े आदमी ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी डर साफ दिखा। ये पहाड़ अपने लोगों को पहचानते हैं बेटा, और जो अनजान दखल दे उन्हें कभी कभी वापस जाने नहीं देते। दोनों लड़कों के चेहरे अब पीले पड़ चुके थे। अभी कुछ देर पहले जो हंसी ठिठोली कर रहे थे, अब एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। मैंने उस चुप रहने वाली औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब थोड़ा सुकून था। शायद जो मंत्र वह पढ़ रही थी उसी ने हमें बचाया। मैंने हिम्मत करके पूछा, दीदी वो क्या था? औरत ने धीरे से सिर उठाया। पहली बार उसका चेहरा नजर आया, आंखें बहुत लाल, जैसे कई दिनों से सोई न हो। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, यहां एक पुराना श्मशान है। रात को वहां से कुछ निकलता है। उसे रोशनी से नफरत है, इसीलिए वो हेडलाइट के पीछे पीछे चलता है, इंतजार में कि कब कोई खिड़की से बाहर झांके और उसकी आंख से आंख मिल जाए। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। महेंद्र ने कहा, जिसकी उससे नजर मिल गई वो फिर सुबह नहीं देखता। जीप अब बिना रुके आगे बरक रही थी। मैं चुप था, बाकी सब भी। बस इंजन की घरघराहट और बाहर की अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। रास्ता भी लंबा था, लेकिन अब मुझे हर मोड़ पर वो परछाई महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वो अभी भी हमारे साथ थी। रात ढल चुकी थी, लेकिन पहाड़ों पर रात ढलने का मतलब अंधेरा कम होना नहीं, बल्कि और घना हो जाना होता है। सड़कें अब पूरी तरह वीरान थीं। कभी कभी दूर किसी मोड़ पर ट्रक की रोशनी दिख जाती, पर वो भी पलक झपकते गायब। मोबाइल का नेटवर्क कब गया पता ही नहीं चला। जीप की हेडलाइट्स ही हमारे बीच जीवन का एकमात्र सबूत थीं। 2:30 बजने वाले थे। ठंडी हवा इतनी तेज कि शीशे के पार त्वचा चुभने लगे। सामने एक बोर्ड दिखा, काठगोदाम 5 किलोमीटर। मतलब अब असली पहाड़ शुरू होने वाले थे। पर तभी जीप धीमे से रुक गई। महेंद्र ने हैंडल को कसकर पकड़ा और आंखें सिकोड़ कर सड़क की ओर देखने लगा। हम सब भी उचक कर देखने लगे कि क्या हुआ, और जो हमने देखा उससे शरीर में झंझनाहट फैल गई। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच सफेद रंग की एक आकृति पड़ी थी, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन असमान रूप से लंबा। उसके कपड़े चकाचक सफेद, बिना किसी धूल या कीचड़ के। इतना साफ कि पहाड़ की इस गंदी सड़क पर यकीन ही न हो। जीप के भीतर एकदम सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने घुटी सी आवाज में कहा, मत उतरना, ये इंसान नहीं है, पास जाओ तो गायब। उसकी बात सुनकर सीने में कुछ धंसता हुआ महसूस हुआ। शायद वो मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आंखें कांप रही थीं। सामने पड़ी उस चीज की उंगलियां बहुत लंबी दिख रही थीं, जैसे टूटकर किसी अजीब ढंग से मरोड़ी गई हों। मैं अनजाने में सीट के कोने पकड़कर बैठ गया। अचानक वो सफेद आकृति थोड़ी सी हिली। औरत ने अपनी लाल पोटली को हथेलियों में भींच लिया। हौले हौले उसके होंठ फिर वही मंत्र बुदबुदाने लगे जो उसने पहले भी पढ़े थे। लड़कों में से एक डर की हंसी के साथ बोला, भैया हो सकता है कोई शराबी गिरा हो। इस बार महेंद्र ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुझे जिए रहने की इच्छा है तो चुप बैठ। उसकी आवाज पहले से कई गुना भारी और टूटती हुई थी, जैसे डर गले में फंस गया हो। फिर महेंद्र ने गाड़ी को हल्का सा दाएं मोड़कर आकृति को पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हेडलाइट उसके बिल्कुल करीब पहुंची, वो चीज वहां से गायब हो गई, एकदम बिना आवाज, बिना हरकत के। वहां सिर्फ खाली सड़क बची। लड़के हांफते हुए पीछे देखने लगे। मैंने खुद को काबू में रखते हुए पूछा, कहीं हमें भ्रम तो नहीं हुआ? बात पूरी होते ही पीछे से जीप के दरवाजे पर किसी ने जोर से 3 बार खटखटाया। थक थक थक। औरत की सांस अटक गई। मुझे लगा दिल धड़कना भूल गया। महेंद्र चिल्लाया, पीछे मत देखना, सिर नीचे रखो सब। लड़के तो वैसे ही सहमे हुए थे। बूढ़ा आदमी भी आंखें बंद करके किसी देवी का नाम जपने लगा। मैंने गर्दन झुकाई,
पर कान दरवाजे के पास की हर हलचल पकड़ रहे थे। उस खटखटाने के बाद एक अजीब सी घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से जीप की बॉडी को रगड़ते हुए चल रहा हो। मेरी सांसें भारी होने लगीं, माथे पर पसीना आने लगा। ठंड में पसीना आना बुरा संकेत होता है। महेंद्र गाड़ी को तेज चलाने लगा। जीप उछल उछल कर कच्ची सड़क पर भाग रही थी, लेकिन वो आवाज फिर भी साथ थी। घिसट घिसट, किसी के लंबते नाखून धातु से घिसते हों, ऐसा महसूस हो रहा था। और तभी अचानक वो आवाज बंद। हम सब ने हिम्मत करके धीरे धीरे सिर उठाया। जीप फिर एक सुनसान चौराहे पर रुक गई थी। सामने एक पुराना सा घर दिखा, ऐसा घर जिसे देखकर लगे कि सालों से यहां कोई नहीं रहता। लकड़ी की खिड़कियां और तिरछी थीं, छत की टाइलें टूटी फूटी, दीवारों पर सूखे काए का काला सा रंग चढ़ा था। घर के कोने से एक पतला सा रास्ता जंगल की ओर जाता था। बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, यहां एक पुराना सरहदी चौकी हुआ करती थी। सुना है कि जो यात्री यहां रुका वो कभी आगे नहीं गया। लड़कों में से एक कांपती आवाज में बोला, भैया इसे पार कर लो जल्दी। लेकिन अचानक रास्ते के बीचों बीच वही सफेद आकृति फिर से दिख गई, इस बार खड़ी हुई हालत में। उसका चेहरा काला, एकदम बिना नक्श का, जैसे कोई काला कपड़ा सिर पर चढ़ा हो। वह हाथ फैलाए खड़ी थी, जैसे हमें रोक रही हो। महेंद्र ने हल्का सा ब्रेक दबाया, लेकिन फिर खुद को मजबूत करते हुए जोर से गूंजती आवाज में बोला, पकड़कर बैठो सब, रुकना मतलब खत्म होना। जीप चीखती हुई आगे बढ़ी। उस आकृति से टकराने ही वाली थी कि वह एक पल में फिर गायब, जैसे वह पहाड़ की हवा में घुल जाती हो। जीप तेजी से उतराई की तरफ भाग रही थी। दिल हथेलियों में धड़क रहा था। सड़क संकरी और दाएं तरफ गहरी खाई, बस 2 इंच का फर्क और हम सब नीचे। अचानक पीछे कोई हंसा, और वो इंसानी हंसी नहीं थी, वो किसी फटी आवाज का करखरापन था। हम सब एक साथ उछलकर पीछे देखने लगे, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हिलती सीटें और डर से चौड़ी आंखें। औरत की पोटली से हल्की सी घंटियों की आवाज आने लगी। वह तेजी से मंत्र बोल रही थी। उसके शब्द साफ सुनाई दिए, ये भटकनों का इलाका है, आंख मत मिलाना। मैंने खिड़की के बाहर नजरें दौड़ाई। घुप अंधेरा, जंगल की सरसराहट और ऊपर पहाड़ी पर कहीं दूर से आती किसी लोमड़ी या शायद किसी और प्राणी की चीख। महेंद्र की आवाज टूटी, काठगोदाम की सरहद पार करनी है, बस कुछ ही दूर। हवा और ठंडी, रात और भारी। मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। तभी अचानक आसमान में कहीं से बिजली सी कौंधी और हेडलाइट्स के आगे फिर वही सफेद चेहरा, इस बार बिल्कुल करीब, इतना कि लग रहा था उसका काला चेहरा शीशे से चिपका हुआ हो। लड़के जोर से चीख पड़े, भैया बचाओ। महेंद्र कुछ नहीं बोला, बस पागलों की तरह एक्सलेटर दबाया और चीखते हुए बोला, सरहद पार, बस सरहद पार। जीप मानो उड़ रही थी। एक मोड़, फिर दूसरा, फिर तेज ढलान, और अचानक सड़क के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड नजर आया, काठगोदाम नगर सीमा। जैसे ही जीप उस बोर्ड को पार कर गई, वही आवाजें, वही खटखटाहट, वही पीछा, सब एकदम बंद, सन्नाटा, गाड़ी का इंजन और हमारी धड़कनें। महेंद्र ने धीरे धीरे स्पीड कम की। पीछे देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आसमान में हल्की सी सफेदी दिखने लगी थी, शायद सुबह होने वाली थी। औरत ने धीरे से लंबी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हम बच गए, उसने इतना ही कहा। बूढ़े ने कंधा टिकाकर ऊपर देखा। काठगोदाम की सरहद पार करते ही हम सब ने सोचा था कि अब शायद सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों का अंधेरा, उसकी चुप्पी और रास्तों का रहस्य अभी खत्म कहां था। रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर ऐसे पसर रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचकर फैला रहा हो। जीप धीरे धीरे चढ़ाई पकड़ रही थी कि अचानक एक तेज झटका लगा। इंजन ने कराहने जैसी आवाज की और जीप एकदम से रुक गई। महेंद्र ने हैरानी से गियर हिलाया, एक्सीलेटर दबाया, पर कोई जवाब नहीं। इंजन जैसे दम घुटने से बंद हो गया हो। धत! महेंद्र बड़बड़ाया और गाड़ी के बाहर उतर गया। शायद इंजन गर्म हो गया। मैं भी उत्सुकता में खिड़की की तरफ झुका ही था कि पिछली सीट की वो औरत अचानक फुसफुसाई, नजर मत मिलाना।
वरना वो यहीं आ जाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी। लाल पोटली उसके हाथों में और कस गई थी। मैंने चौंक कर पूछा, कौन कौन आ जाएगी? लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें सिर्फ आगे की पहाड़ी सड़क पर जमी थीं, जैसे कुछ आने वाला हो। महेंद्र बोनट खोलकर टॉर्च की रोशनी डाल रहा था। हवा में इंजन से उठती हल्की सी भाप दिखाई दे रही थी। उसने हैरानी से कहा, अरे, इंजन तो बिल्कुल ठंडा है। फिर वो डर कर एक कदम पीछे हट गया। ये कैसे बंद हो गया? उसकी आवाज में वही घबराहट लौट आई थी। तभी सड़क के मोड़ पर दूर एक सफेद आकृति नजर आई। पहले लगा कोई पेड़ की छाया होगी, फिर वो हिली, एक इंसान की तरह नहीं, कुछ और जैसा। और जैसे जैसे वह करीब आई, साफ हुआ कि वो एक औरत थी, लंबी, असामान्य रूप से पतली, सफेद साड़ी में। लेकिन अजीब यह था कि हवा उस पहाड़ पर बर्फ की तरह चुभ रही थी, फिर भी उसकी साड़ी हवा के विरुद्ध उड़ रही थी, उल्टी दिशा में, जैसे उसका शरीर हवा को काटता हुआ आ रहा हो। वो हाथ हिलाकर कुछ चिल्ला रही थी, उधर मत जाओ, मर जाओगे सब, लौट जाओ। उसकी आवाज फाटी हुई, रोती हुई, लेकिन उन शब्दों में एक अजीब सी चेतावनी थी। लड़के चीखते हुए जीप के अंदर दुबक गए। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये वही हैं जिन्हें पहाड़ ने वापस नहीं जाने दिया। मैंने भय से जीभ निगल ली। कौन? बूढ़ा आदमी धीमे से बोला, मरे हुए लोग जो दूसरे यात्रियों को रोकने आते हैं, पर न खुद आगे जा पाते न पीछे लौटते। औरत अब करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा, हे भगवान, चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक काला धब्बा, खाली गड्ढे जैसे, जिनमें कोई भी देखे तो डूबता चला जाए। हम सब हिल भी नहीं रहे थे। उसकी चिल्लाहट और बढ़ गई, मत जाओ उधर, नहीं नहीं। महेंद्र घबराकर ड्राइवर सीट की ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाया, सब अंदर, दरवाजे लॉक कर लो। वो फौरन स्टार्ट करने लगा, लेकिन इंजन फिर भी चुप, जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रख दिया हो। सफेद साड़ी वाली औरत अब जीप के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो तैर रही थी। लौट जाओ, ये सड़क मौत की है, मत जाओ। उसकी आवाज दर्द से फटी जा रही थी। बूढ़ा आदमी डर के मारे बोले जा रहा था, ये भटकन है, किसी जमाने में इंसान थी, अब सिर्फ चेतावनी है। पर तभी उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक चीख कर हम पर झपट पड़ी। खिड़की पर तेज धमाका, थाक ताक, हम सब चीख पड़े। लड़के रोने लगे। मेरे हाथ इतने सुन्न हो चुके थे कि पकड़ने की हिम्मत नहीं। खिड़की पर उसकी उंगलियां पड़ी थीं, लंबी, नुकीली, और उनमें से पिघलते हुए खून की जगह काली गाढ़ी लार जैसी चीज टपक रही थी। औरत की लाल पोटली अचानक से थरथराने लगी। उसने पोटली दोनों हाथों से ऊपर उठाई और जोर से चिल्लाई, मां मौली की जय, हट जा रास्ते से। जैसे ही उसने यह बोला, जीप के अंदर एक तेज झोंका आया। सफेद वाली औरत की चीख दर्द से फट गई। उसकी उंगलियां कांच से हटने लगीं, जैसे अभी अभी आग छू ली हो। वो जोर से पीछे की ओर झटकी और सड़क पर जा गिरी, लेकिन गिरी नहीं, बल्कि धुंध की तरह हवा में बह गई, एक क्षण में गायब। खिड़की पर उसके नाखूनों के निशान अब भी पड़े थे, गहरे और ताजा। महेंद्र ने जैसे जान वापस पा ली हो। गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। बैठे रहो, सिर नीचे, वो चिल्लाया और जीप को पूरी स्पीड में चढ़ाई की ओर दौड़ा दिया। जीप उछलती कूदती आगे बढ़ती गई, लेकिन बाहर की हवा में अब भी कोई उसका पीछा कर रहा था। कोई आवाज, गुर्र, कराह, जो हर मोड़ पर और करीब आती लग रही थी। पीछे वाली औरत थककर सांस ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू और आवाज कांपती। अगर हमने उसकी बात मान ली होती तो शायद वो हमें छोड़ देती। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सब तुम कैसे जानती हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब और गहरी और भय से भरी थीं, क्योंकि वो मुझे कई साल से बुला रही है और आज वो मुझे आखिर पा लेती। अगर मैंने पोटली खोल दी होती, मैं सिहर गया। पोटली में क्या है? वह जवाब न दे पाई, बस चुपचाप बैठ गई। मुझे लगा वह रो रही है। बाहर दूर कहीं पहाड़ की तरफ फिर एक चीख गूंजी, लंबी, दर्द से भरी, और उसी सफेद औरत की।
महेंद्र ने दांत भींचकर कहा, यह सड़क अभी खत्म नहीं हुई। पहाड़ ने हमें देखा है, वो यूं ही जाने नहीं देगा। जो कुछ अभी हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। जीप गरजती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उसके टायर मानो डर से कांप रहे थे। पहाड़ों का रास्ता और भी तंग होता जा रहा था। दाईं तरफ सीधी खाई, नीचे गहरी अंधेरी नदी का शोर, और बाईं ओर चट्टानें जो रात में ऐसे दिखती थीं जैसे बड़े बड़े दानव हमारी ओर झुककर देख रहे हों। महेंद्र की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वो लगातार दोहरा रहा था, आंख मत मिलाना, पीछे मत देखना। पर डर जब चरम पर होता है तो इंसान वही गलती करता है जिसे करने से मना किया जाए। औरत की चीख फिर गूंजी, रुक जाओ, मेरा इंतजार करो। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने डर के बावजूद शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की। वो हवा में तैर रही थी, पैर जमीन पर नहीं टिके। बस हवा को चीरती हुई हमारी तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही थी जैसे कोई अचानक आंखों के सामने आ जाए। उसकी सफेद साड़ी पीछे लहराती, लेकिन हवा उस दिशा में जा रही थी जहां से वो आ रही थी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। एक झटके में 10-10 फीट आगे। उसके हर कदम के साथ जमीन नहीं हिलती, लेकिन हमारा दिल हिल रहा था। पीछे से उसका चिल्लाना, तुम लोग क्यों नहीं समझते, लौट जाओ। ये आवाज दया नहीं, आदेश थी, एक श्राप की तरह। लड़के फूट फूट कर रो रहे थे। बूढ़ा आदमी अब शब्द नहीं निकाल पा रहा था। उसकी आवाज मानो कहीं बंद हो चुकी थी। ड्राइवर महेंद्र अचानक चिल्लाया, सबके सिर नीचे, कोई बाहर मत देखे। हम सब झुक गए। मैंने भी सिर घुटनों में छिपा लिया, लेकिन जीप के शीशे पर अचानक एक जोर का प्रहार हुआ। ठाक कक। खिड़की की कांच पर रेंगते हुए नाखूनों की आवाज, चिर चिर। मेरी रगों में खून जम गया। उसके नाखून लंबे, नुकीले, जैसे किसी जंगली जानवर के हों। वो खिड़की के साथ साथ भाग रही थी। हवा में उसका चेहरा, फिर वही काला धब्बा जिसके अंदर कोई अंत नहीं। औरत जो लाल पोटली पकड़े थी अचानक से चिल्लाई, वो मेरा पीछा कर रही है, मुझे चाहिए उसे। हम सब ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में खौफ ही नहीं, अपराध भी था। मैंने उससे फुसफुसाकर पूछा, ये कौन है? उसने धीमे से जवाब दिया, वो जो मेरी जगह मरनी थी। मेरी सांस अटक गई। क्या मतलब? उसने रोते हुए कहा, सालों पहले इसी रास्ते पर मेरी मौत लिखी थी, पर पुजारी ने मेरी रक्षा के लिए ये पोटली बांधी थी और वो उस रात मर गई। अब वो मुझे ढूंढ रही है, मेरी जगह लेने। मैं सुन्न पड़ गया। यानी वो कोई भटकती आत्मा नहीं, किसी की छीनी हुई मौत का बदला। खिड़की पर फिर एक तेज प्रहार हुआ। इस बार कांच लगभग टूटने ही वाला था। उसकी चीख ऐसी थी जैसे किसी को पकड़कर फाड़ देना चाहती हो। महेंद्र ने जीप को और तेज कर दिया। इंजन गर्म हो रहा था, धुआं निकलने लगा, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। अचानक एक खतरनाक मोड़ आया। महेंद्र चिल्लाया, सब संभल कर, खाई है यहां। जीप मुड़ी, टायर फिसले, हम सब एक दूसरे पर गिर पड़े। वो औरत खिड़की पर चढ़ गई। उसकी उंगलियां कांच के अंदर घुसने लगीं, जैसे कांच मोम बन गया हो। उसने मेरी तरफ बढ़कर कहा, तुम भी साथ चलो, सब चलो मेरे साथ। मेरी आत्मा जैसे देह छोड़कर निकलने लगी। उसके शब्द सीधे दिमाग में उतरते थे, जैसे आदेश। उसी क्षण लाल पोटली वाली औरत ने जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। पोटली हिलने लगी। उसके अंदर से कुछ धातु सा टकराने की आवाज आई। टन टन। सफेद वाली औरत की चीख फिर फटी, इस बार पहले से भी खौफनाक। उसने पोटली की तरफ देखा और उछलकर पीछे हट गई, पर हवा में ही। उसका चेहरा अचानक खुल गया। नक्श उभरने लगे, और वो नक्श इंसानी नहीं थे। आंखों की जगह दो गहरी खाइयां, मुंह इतना बड़ा जैसे किसी को पूरा निगल जाए। वो दांत दिखाते हुए चिल्लाई, ये पोटली तूने मुझसे चुराई थी। मेरा शरीर, मेरी मौत, सब कुछ तूने छीन लिया। लाल पोटली वाली औरत रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी। मैं मरी तो मेरे बच्चों का क्या होता? सफेद वाली ने और भी जोर से चीखा, तुझे इसके लिए मैं मरी? अब मैं तुझे लेकर जाऊंगी।
जीप एक और बड़े मोड़ पर पहुंची। एक तरफ मौत की खाई और दूसरी तरफ वो हवा में तैरता मौत का साया। महेंद्र चिल्लाया, अपनी पोटली उसे दे दे, पागल है क्या? उसकी आवाज में हताशा थी। अगर तू नहीं मरेगी तो हम सब मरेंगे। लेकिन महिला ने पोटली को और कसकर पकड़ लिया। मैं इसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। उसकी आवाज में डर कम, लालच ज्यादा था। उस सफेद वाली औरत फिर खिड़की पर चढ़ गई। इस बार उसका हाथ सीधे उस महिला की ओर बढ़ा। जीप उछली। हम सब चीख पड़े। महेंद्र भी चिल्लाया, खिड़की से हटाओ उसे, नहीं तो हम खाई में गिर जाएंगे। मैंने कांपते हुए खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। इच्छा के खिलाफ, शायद डर में आदमी बेवकूफ बन जाता है। लेकिन तभी महेंद्र ने जीप को अचानक पूरा दाएं मोड़ा। खिड़की से उस औरत का हाथ फिसल गया। वो पीछे हवा में धकेली गई। हमने देखा वो फिर भी गिर नहीं रही थी, बस हवा में तैरते हुए पीछे जाती जा रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, रुको, मुझे वो पोटली दे दो, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में खोती चली गई। जीप अब थोड़ा सुरक्षित सड़क पर थी, पर किसी को भी लग नहीं रहा था कि खतरा टल गया है। लाल पोटली वाली औरत धीरे से फुसफुसाई, वो फिर आएगी। जब तक मैं उसकी जगह नहीं ले लेती, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। उसकी आंखों में डर कम, एक गहरा बोझ ज्यादा था। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, ये पहाड़ किसी की मौत बर्दाश्त नहीं करते। जिसकी बारी हो उसे जाना ही पड़ता है। मैं खामोश बस खिड़की के बाहर देखता रहा, जहां हवा में वो मौत का साया अब भी मंडरा रहा होगा। जीप पहाड़ों की उस खतरनाक मुद्देदार सड़क पर तेजी से भाग रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि अगर किसी ने हाथ आगे बढ़ाकर रखा होता तो शायद अपनी ही उंगलियां न दिखती। पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवा अब जीप के अंदर भी किसी अनचाहे मेहमान की तरह घुस चुकी थी। सबकी सांसें तेज थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख ले कि वह हवा में उड़ती औरत अब कहां है। तभी जीप के ऊपर जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी भारी चीज ने अचानक जीप पर छलांग लगा दी हो। सब डर से उछल पड़े। महेंद्र का हाथ स्टीयरिंग पर कांप उठा। सामने खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे कुछ दिखे ही नहीं। अगर जीप का बैलेंस जरा सा बिगड़ जाता तो। मैं धड़कते दिल के साथ ऊपर देखने लगा। खिड़की के टूटे हिस्से से चांदनी हल्की सी अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में मैंने वह दृश्य देखा जिसकी कल्पना भी कभी किसी दुःस्वप्न में न की थी। वही औरत, सफेद साड़ी, लंबे जंगली बाल, वो जीप की छत पर उल्टी पसरी हुई थी। उसके सिर से खून नहीं बल्कि काली चिपचिपी लकीरें बहती दिख रही थीं। उसके होंठ खुले हुए, अंदर खाली गड्ढे जैसे, बिल्कुल दांतहीन। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मेरी आंखों में गदत दी थीं। खिड़की के इतने करीब थी कि मैं उसका सांस जैसा ठंडा धुआं अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मेरे बगल में बैठा लड़का कांपती आवाज में बोला, भाई ये इंसान नहीं। पर शब्द उसके गले में ही फंस कर रह गए। उस साए ने खिड़की के कांच पर अपने नाखून सरकाए। ऐसा लगा जैसे कांच नहीं, मेरी हड्डियों पर खरोंच डाली हो। महेंद्र चीख पद्दा, कोई ऊपर मत देखना, स्टीयरिंग हिल गया तो हम सब मरेंगे। पर डर में इंसान की आंखें वही ढूंढती हैं जिससे बचना है। बूढ़े आदमी के हाथ जोड़ों में लग गए। उसका सर लगातार हिल रहा था। मैंने कहा था ना, वो इंसान नहीं। लाल पोटली वाली औरत अब तक चुप बैठी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं बल्कि एक बेचैन दृढ़ता थी। उसने अपना हाथ कसकर पोटली पर रखा और तेजी से उसे खोला। अंदर से कुछ नींबू, राख से भरा छोटा सा डिब्बा और पुराने से ताबीज निकाले। उसका चेहरा देखकर समझ गया। उसे पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। शायद वही कारण था कि वह पूरे रास्ते सिर झुकाए बैठी रही। वो धीमी मगर कड़क आवाज में बोली, ये पहाड़ की मरी हुई नहीं, बांधी हुई है। किसी ने इसे रास्तों का पहरेदार बनाया है। मेरा गला सूख गया। किसी इंसान की मौत और उसके बाद भी कोई उसे मुक्त न करे, सोचकर ही कांटे खड़े हो जाते हैं। औरत ने जीभ से कुछ शब्द तेज तेज बोले, मंत्र जैसा, पहाड़ी बोली जैसा। उसने राख हवा में फेंकी, नींबू को दांतों से चीरकर फटकारा, ताबीज को हिलाकर जीप की छत की ओर धकेला।
उस सफेद साया एक पल को थम गया, जैसे किसी ने उसके पंजे जकड़ दिए हों। पर अचानक उसकी चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जो पहाड़ों में गूंज कर वापस आई, और फिर दोबारा, और फिर तीसरी बार, जैसे दर्जनों औरतें एक साथ दहाड़ रही हों। चीख की ताकत से जीप थोड़ी हिली। महेंद्र अब पसीने से तर था। उसकी नजरें सिर्फ सड़क पर आंखों में दुआ थी कि बस यह रात खत्म हो जाए। लाल पोटली वाली औरत अब पूरा जोर डाल चुकी थी। उसके शब्द तेज, सांसें भारी। छोड़ इस रथ को, अपनी राह पकड़। साया अचानक कांच पर अपना चेहरा चिपकाकर जोर से फुफकारा। उसकी आंखें और चौड़ी, चेहरा बदसूरत होते होते जैसे कोई जानवर बन गया हो। मेरी नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मेरी आत्मा तक घुसकर कुछ ढूंढ रही हैं। फिर एक झटका, वो साया अपने आप पीछे की ओर खींचा गया, जैसे किसी ने उसकी छूटी पकड़कर जोर से झटका हो। वह जीप की छत से फिसलकर सड़क पर गिरा और कुछ ही पलों में घने अंधेरे में समा गया। सबकी सांसें एक साथ बाहर निकलीं। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। महेंद्र ने बिना कुछ बोले जीप की स्पीड और बढ़ा दी। कोई कुछ नहीं बोला, न रोना न चीखना, बस चुप्पी। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, शुक्र मनाओ। वो अभी सिर्फ चेतावनी दे रही थी। हम सब चौंक कर उस औरत की तरफ देखने लगे। उसकी आंखें अब पहली बार सीधी हमारी तरफ थी, होंठ सूखे हुए, मगर आवाज में सच्चाई की धार थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये थी कौन? वह औरत खिड़की से बाहर अंधेरी घाटी को देखने लगी। उसके शब्द धीमे धीरे टूटते हुए निकले। सालों पहले उस मोद्दा पर एक दुल्हन वाली बारात खाई में गिर गई थी। लोग कहते हैं दुल्हन का शव कभी मिला ही नहीं। उसकी तलाश में जाते जाते कई लोग गायब हो गए। तब गांव के कुछ तांत्रिकों ने उसे वहीं बांध दिया, राह पर, मार्ग की रखवाली के नाम पर। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो हम पर हमला क्यों? औरत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि हम उस मौत को पार कर गए जहां उसे हमें रोक देना था। अब वो पीछा छोड़ेगी नहीं। बस इतना कहकर वह फिर चुप हो गई, जैसे आगे की बात कहना उसके बस में न हो। जीप आगे बढ़ती रही, लेकिन मेरा दिल अब भी उस ठंडी चीख में अटका था। लग रहा था कि अभी भी कोई पीछे बैठा है, मेरी गर्दन को देखते हुए, मेरी सांसों की धड़कन गिनते हुए। रात लंबी थी और पहाड़ अभी खत्म नहीं हुए थे। मैं खुद से यही सवाल पूछता रहा, क्या सच में वह गायब हो गई, या अंधेरा उसे सिर्फ कुछ देर के लिए छुपा रहा है? और तभी एक हल्की सी आवाज जीप के पीछे वाली ढक्कन पर उंगली से खींचे जाने की, टक टक टक। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वह फिर आ गई? जीप मंदिर के बाहर आकर थमी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर अचानक हटा लिया हो। सांसें अपनी लय में लौटने लगीं, पर दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। रात बीत चुकी थी, मगर उसका अंधेरा अब भी हमारे चेहरों पर चिपका था। काठगोदाम के उस छोटे से मंदिर के सामने हल्की सी सुबह हो चुकी थी। आसमान में धुंधली नीली रोशनी, दूर पहाड़ों से उठता कुहासा, और सड़क के किनारे कुछ भटके हुए आवारा कुत्ते। मंदिर की घंटियां सुबह की पूजा की तैयारी में धीमे धीमे बज रही थी। अगर ये किसी और दिन होता तो यह दृश्य दिल को सुकून देता, मगर उस वक्त तो ये भी डरावना लग रहा था। महेंद्र ने जीप बंद करते हुए गहरी सांस ली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ अब भी कांप रहे थे। वह बोला, अगर वो एक पल और छत पर रहती ना, तो मैं जीप संभाल नहीं पाता। सब खाई में चले जाते। बूढ़े आदमी ने तुरंत मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर माथा टेका। उसके होंठ कांप रहे थे। हे भगवान, बचा लिया, नहीं तो आज तो सब खत्म था। पीछे बैठी वो लाल पोटली वाली औरत चुपचाप उतर गई, मगर उसके पांव मंदिर की ओर नहीं गए। वो बस सड़क के उस मोड़ की तरफ देखने लगी जहां से हम मौत को चकमा देकर आए थे। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई लड़ाई अभी खत्म न हुई हो। मैं धीरे से उसके पास गया। आपने हमें बचाया, शुक्रिया। वह मेरी तरफ देखे बिना बोली, मत समझो कि खतरा टल गया है। उस चीज ने तुम्हें देख लिया है। अब वो जहां भी पहाड़ों की हवा होगी तुम्हें महसूस कर लेगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों में झंझनाहट सी उठ गई। दिल ने उसी पल चाहा कि सब झूठ हो,
कोई रात की थकान हो, कोई वहम, पर जो हमने देखा था उसे भुला पाना आसान नहीं था। मैं भारी मन से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। मंदिर का पुजारी लौटा साफ कर रहा था। उसने हमें देखकर भौहें सिकोड़ ली। इतनी सुबह कौन लोग आ गए? सबके चेहरे ऐसे क्यों? महेंद्र धीमी आवाज में बोला। रात को रास्ते में वह बोलते बोलते रुक गया। शायद शब्द नहीं मिल रहे थे, शायद यादें खुद गले में अटक रही थी। पुजारी ने कुछ देर हमें देखा, फिर हमें अंदर ले जाकर प्रसाद और गंगा जल दिया। जो भी देखा है, सुबह की रोशनी उसे काट देगी। डर को सिर पर मत बैठाओ बेटा। मेरे मन ने चाहा, काश ये सच हो। रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, पर क्या वो परछाइयों को भी मिटा पाती है? थोड़ी देर में हम फिर से जीप में बैठे। मंदिर से आगे सड़कें अब थोड़ी आबाद लगने लगी थीं। कहीं कहीं ढाबों पर लोग चाय पी रहे थे। कुछ मजदूर काम की तैयारी में थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से निकला, जैसे आकाश ने सुकून की चादर ओढ़ ली हो। मुझे सच में लगा सब ठीक हो गया है। बूढ़ा आदमी तकरीबन हंसते हुए बोला, देखा, अब कुछ नहीं, वो सब रात का चक्कर था। पीछे बैठे लड़कों ने भी एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली, जैसे उनकी मर्दानगी रात भर की दहशत के बाद वापस लौट रही थी। पर जीप के पीछे बैठी वो औरत अब भी चुप थी। उसकी उंगलियां उस लाल पोटली को ऐसे पकड़े हुए थीं, मानो अगर उसने डीला छोड़ा तो कुछ फिर हमला कर देगा। मैं उसे पूछने ही वाला था कि वह अचानक बोली, हंसना ठीक है, पर जो पीछे छूट गया वह भूलेगा नहीं। हम सब फिर चुप। जीप के अंदर ठंडी हवा फैल गई। महेंद्र धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पीछे शीशे में मैं बार बार झांक रहा था, आदत से मजबूर। दिल कह रहा था देख मत, पर दिमाग कह रहा था अगर वो फिर आ गई तो। जीप जब पहाड़ों के घने पेड़ों वाले हिस्से में पहुंची, सूरज होते हुए भी धूप कम पड़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि रोशनी भी झिझकते हुए इन वादियों में आती है। लड़के बातें करने की कोशिश कर रहे थे। भाई, दिल्ली जाते ही अपने यारों को बताऊंगा, आज भूत देखा है। दूसरा हंसा। भूत नहीं, भाभी थी, दुल्हन वाली। उनकी हंसी सुनकर भी मेरे कानों में वही रात की चीखें गूंज उठी। रुक जाओ, मेरा इंतजार करो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पेड़, सिर्फ पेड़, पर हर पत्ते में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपा हो, कोई जो सिर्फ हमारे सांसों की आवाज सुन रहा हो। अचानक मेरी गर्दन के पास ठंडी हवा सी छुई। मैंने हाथ लेकर गर्दन को रगड़ा, किसी बर्फ जैसे हाथ ने छुआ हो। मैंने डर कर खिड़की ऊपर कर ली, पर तभी कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट। कल फिर आओगे? मैंने चीख कर पीछे देखा, पर जीप में बाकी सब सामान्य थे। कोई आवाज नहीं सुनी, ना किसी ने मेरी चीख को नोटिस किया। लाल पोटली वाली औरत मेरी तरफ मुड़ी। अब पहली बार उसकी आंखें पूरी तरह वहां थीं जहां डर छुपा था। वह बोली, तुम्हें उसने चुन लिया है। मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों? बस इतना ही कह पाया। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने उसकी आंखों में देखा था। वो किसी को भी जाने नहीं देती। जिसकी नजर उससे टकरा जाए, ऊपर से वो छत से तुम्हें ही घूर रही थी। अब यह सफर जीवन भर का है। जब भी इन पहाड़ियों के करीब आओगे, वो मिल जाएगी। मैंने माथे से पसीना पोंछा। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या अब हर सफर मेरे लिए इस डर का पैगाम लेकर आएगा? महेंद्र ने जीप रोकी। नैनीताल की झील अब सामने थी, हरी, शांत, खूबसूरत, पर मेरी आंखों में वह चेहरा घूम रहा था, खाली आंखों वाला, हवा में दौड़ता हुआ, खून जैसा काला द्रव बहाता हुआ। मैं उतरकर झील के किनारे खड़ा हुआ। सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। लोग हंस रहे थे, नावें चल रही थीं, पक्षियों की चीखें गूंज रही थीं। सब सामान्य, सब हकीकत। फिर भी मेरी गर्दन के पास हवा अचानक ठंडी हुई। कान में धीमी सी सांस टकराई। एक धड़कन रुकती हुई। मैं फिर मिलूंगी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, बस झील की लहरें हौले से किनारे को छू रही थीं और सूरज की रोशनी में कहीं दूर मुझे वह सफेद साया पत्तों के पीछे से झांकता दिखा। या शायद मेरा भ्रम था। पर एक बात पक्की थी, यह रात खत्म हो चुकी है, पर उसका डर नहीं। अब भी जब मैं उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता हूं,
खिड़की के शीशे पर ठंडी उंगलियां फिसलती महसूस होती हैं और कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। कल फिर आओगे?